हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवकार डिजिटल इंस्टीट्यूट। आई एम सी ए वत्सल शाह। फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक चल रहा था इंड एस 36 एंड द नेम ऑफ इंड एस 36 इज नथिंग बट इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स। क्लियर? सबसे पहले मैं आपको इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स के बारे में समझा दूं। मैंने अभी तक आपको जितना भी पढ़ाया था वो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्पेयरमेंट? तो इम्पेयरमेंट इज नथिंग बट डिक्रीजिंग इन द वैल्यू ऑफ असेट। बट अकॉर्डिंग टू इंड एस 36 आपको इम्पेयरमेंट लॉस तभी प्रोवाइड करना है जब आपकी असेट की कैरिंग अमाउंट उसके रिकवरेबल अमाउंट से ज़्यादा है। उसके पहले आपको एक भी रुपए का इम्पेयरमेंट प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। इंड एस 36 टोटल 8 जगह पे एप्लीकेबल नहीं था। एक इन्वेंट्रीज पर एप्लीकेबल नहीं था, रीज़न वहाँ पे मेरा इंड एस 2 एप्लीकेबल था। प्लान असेट मतलब सिंपल, अगर कोई भी असेट्स आपका क्रिएट होता है एम्प्लॉय बेनिफिट्स में तो वहाँ पे इंड एस 19 एप्लीकेबल था। थर्ड, अगर आप चेक करो तो आपका डेफर्ड टैक्स असेट वहाँ पे आपका इंड एस 12 एप्लीकेबल था। अगर कोई भी बायोलॉजिकल असेट है जिसको आप मेजर करते हो एट अ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल तो वहाँ पे आपका इंड एस 41 एप्लीकेबल था। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स इंड एस 104 एप्लीकेबल था। नॉन करेंट असेट हेल्ड फॉर सेल वहाँ पे इंड एस 105 लगता है। फाइनेंशियल असेट इंड एस 109 लगेगा। उसके बाद अगर आप चेक करोगे तो कहने से आपका अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है तो वहाँ पे आपका इंड एस 115 लगेगा। इतनी सारी जगह पे आपका इंड एस 36 के हिसाब से आपको कुछ भी इम्पेयरमेंट प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट अगर मैं डिस्कस करूँ आपके साथ, दैट इज नथिंग बट इम्पेयरमेंट लॉस की फॉर्मूला थी फ्रेंड्स, कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कैरिंग अमाउंट? तो कैरिंग अमाउंट मतलब कुछ नहीं, हिस्टोरिकल कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन माइनस अगर आपने इम्पेयरमेंट लॉस प्रोवाइड किया है तो वो। रिकवरेबल अमाउंट में आप दो चीज कंसीडर करोगे। कौन सी दो चीज? एक कंसीडर करोगे दैट इज नथिंग बट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एंड दूसरा कंसीडर करोगे दैट इज नथिंग बट वैल्यू इन यूज एंड विच एवर इज हायर आपको लेना था। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल मतलब ये असेट को आज का आज डिस्पोज कर दो तो आपको कितने रुपए मिल जाएगा। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल डिटरमाइन करने के लिए वहां पे स्पेसिफिकली बोला था आपको 3 जगह से मिल सकता है। अगर आपका कोई बाइंडिंग अग्रीमेंट है तो वो आपके लिए फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल हो जाएगा। बाइंडिंग अग्रीमेंट नहीं है तो करंट एक्टिव मार्केट प्राइस को प्रायोरिटी दो। करंट एक्टिव मार्केट प्राइस भी अवेलेबल नहीं है तो आपके पास बेस्ट इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल है वो, मतलब आपको एक्सपर्ट का ओपिनियन भी ले सकते हो, आपको मैनेजमेंट का एस्टीमेट भी यूज कर सकते हो। वैल्यू, अच्छा याद करवा दूं, जब भी मैं फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कंसीडर करता हूं तब आपको वैल्यूएशन फीस को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स एक्सपेंस को आप कंसीडर नहीं करोगे एंड फाइनेंस एक्सपेंस को भी आप कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें दैट इज नथिंग बट वैल्यू इन यूज। फ्रेंड्स, वैल्यू इन यूज इज नथिंग बट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो। फ्यूचर कैश फ्लो डिटरमाइन करने के लिए मैंने आपको थोड़े स्टेप्स बोले थे। पहले 5 साल तक करंट ईयर के बिजनेस ग्रोथ रेट से ज्यादा नहीं लेने का। 5 से ज्यादा लेना है तो करंट ईयर के इंडस्ट्री ग्रोथ रेट से ज्यादा नहीं लेने का। डिस्काउंटिंग जो करोगे ना वो कौन से रेट से करोगे? तो प्री टैक्स डिस्काउंट रेट से करोगे। एंड अगर कोई भी कैश फ्लो अगर आपका फॉरेन करेंसी में है तो वो कंट्री के डिस्काउंट रेट से आपको डिस्काउंट करना पड़ेगा एंड क्लोजिंग रेट से कन्वर्ट करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, नॉर्मली इंपेयरमेंट लॉस इज डेबिटेड टू पीएनएल, बट अगर आपके पास रिवोल्यूशन रिजर्व का बैलेंस पड़ा है तो आप उसके सामने भी सेट ऑफ कर सकते हो। इंपेयरमेंट लॉस का गवर्नमेंट मुझे कभी भी डिडक्शन देने वाला नहीं है। तो भी फ्रेंड्स ये मेरे लिए टाइमिंग डिफरेंस था एंड वो टाइमिंग डिफरेंस था तो हम वहाँ पे क्या क्रिएट करते थे? डेफर्ड टैक्स असेट क्रिएट करते थे। मैंने आई थिंक आपको लास्ट लेक्चर में यहाँ तक समझाया था। अब फ्रेंड्स थोड़ा आगे बढ़े, थोड़े नए कंसेप्ट आपको पढ़ाऊँ और उसके बाद अगेन हम, जब आप बोर हो जाओगे थियरी से तो हम अगेन प्रैक्टिकल स्टार्ट करते गए। फ्रेंड्स, मैं कब से बोल रहा हूँ कि आपको इंडिविजुअल असेट का इंपेयरमेंट करना है, पर थोड़ा सोचो। मैं अगर आपको नौकार की एक बैलेंस शीट दूँ, नौकार की बैलेंस शीट में इतनी असेट पड़ा है। नौकार के पास बिल्डिंग है, नौकार के पास फर्नीचर है, जो बेंचीज है वो सब कुछ हमारा फर्नीचर में होगा। नौकार के पास एसी है, मतलब कहना इसे इक्विपमेंट्स है। नौकर के पास कंप्यूटर इक्विपमेंट्स है। हाँ, मैं आपको पूछूं, नौकर का फर्नीचर सिर्फ कैश फ्लो जनरेट करके देगा? मान लो नौकर के पास ना तो बिल्डिंग है, ना तो एसी है, ना तो कंप्यूटर इक्विपमेंट है, तो नौकर का जस्ट आपको कोई फर्नीचर कैश फ्लो जनरेट करके देगा? आंसर इज नो। नौकर के पास मान लो बिल्डिंग नहीं है, फर्नीचर नहीं है, कंप्यूटर इक्विपमेंट ही है जस्ट, अरे कंप्यूटर इक्विपमेंट भी नहीं है, नौकर के पास जस्ट एक एसी है, नौकर का एसी आपको कुछ कैश फ्लो जनरेट करके देगा? आंसर इज नो। बस मुझे आपको वो समझाना है, इंडिविजुअल असेट कैश फ्लो जनरेट करने के लिए कैपेबल नहीं होता है। एंड अगर कैपेबल नहीं होता है, इसीलिए एक कंसेप्ट है
दैट इज नथिंग बट अ कैश जनरेटिंग यूनिट। क्या कंसेप्ट है? कैश जनरेटिंग यूनिट, जिसको आज से हम क्लास में बोलेंगे सीजीयू। क्या बोलेंगे? कैश जनरेटिंग यूनिट। ये कैश जनरेटिंग यूनिट भी कुछ नहीं है, इट इज नथिंग बट स्मॉल स्मॉल कॉम्बिनेशन ऑफ एन असेट है। रिपीट कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? स्मॉल स्मॉल कॉम्बिनेशन ऑफ एन असेट है। आपको इतना डिटरमाइन कर लेने का कि कितनी असेट्स को मैं कंबाइन करूंगा, तो वो सारी असेट का एक ग्रुप वो कैश फ्लो जनरेट करने के लिए कैपेबल है। मैंने सोचा नौकर का बिल्डिंग कुछ नहीं कर सकता, नौकर का फर्नीचर, अगर मैं चेक करूं, नौकर का बिल्डिंग कुछ कैश फ्लो जनरेट करके देने वाला नहीं है, नौकर का फर्नीचर कुछ कैश फ्लो जनरेट करके नहीं देगा, एसी कुछ करके नहीं देगा, कंप्यूटर इक्विपमेंट जनरेट करके नहीं देगा। पर मुझे पता चल गया कि बॉस ये चारों चार चीज को कंबाइन कर दो ना, तो ये चारों का ग्रुप ऑफ असेट, जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं कैश जनरेटिंग यूनिट, ये सीजीयू हमको कुछ कैश फ्लो जनरेट करके देता है। तो आज से फ्रेंड्स हम जब भी इंपेयरमेंट करेंगे, वो कोई इंडिविजुअल असेट का इंपेयरमेंट नहीं करेंगे, हम जो इंपेयरमेंट करेंगे वो किसका करेंगे? सीजीयू का इंपेयरमेंट करेंगे। अब सर सीजीयू कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो उसका भी समझो। सिंपल, मेरा एक लाइन याद रखो, मॉड्यूल के पेज ऊपर पेज रीड करते जाओगे ना तो भी पता नहीं चलेगा। सीजीयू डिटरमाइन करने के लिए कंडीशन इतनी है, आपका प्रोडक्ट और सर्विस मार्केटेबल मतलब सेलेबल होना चाहिए। आप उसको सेल करते हो कि नहीं करते, उससे कोई लेना देना नहीं है। रिपीट कर रहा हूं, आपका प्रोडक्ट और सर्विस मार्केटेबल मतलब सेलेबल होना चाहिए, उसको सेल करते हो कि नहीं करते हो उनसे कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको बहुत सारे समझाऊं। मैं नंबर 1 एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो मेरे वहां पे 3 प्रोसेस है, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी एंड प्रोसेस सी। प्रोसेस ए का जो भी आउटपुट है ना, वो हम आउटसाइड कस्टमर को भी बेचते हैं एंड हम किसको ट्रांसफर करते हैं? बी को भी बेचते हैं। आउटसाइड कस्टमर एंड बी को दोनों को बेचते हैं, तो कहना है ए का प्रोडक्ट सेपरेटली सेलेबल था, एंड अगर सेपरेटली सेलेबल था तो अगर मैं यहाँ पे सीजीयू का लिस्ट बनाऊं तो कहना है ए मेरे लिए क्या होगा? सीजीयू होगा। क्लियर? अच्छा, बी का भी प्रोडक्ट कैसा होता है? तो बी का जो प्रोडक्ट है ना, वो बी का प्रोडक्ट हम आउटसाइड कस्टमर को नहीं बेच सकते, कंपलसरीली हमको किसको बेचना पड़ेगा? सी को ही बेचना पड़ेगा। एंड सी फाइनली किसको बेच देगा? तो कस्टमर को बेच देगा। तो मुझे बोलने दो, ये बी का जो आउटपुट था वो मार्केट में सेलेबल नहीं था, एंड अगर वो प्रोडक्ट और सर्विस मार्केट में सेलेबल नहीं है, उसका मतलब बी इंडिविजुअली कैश फ्लो जनरेट करने के लिए कैपेबल नहीं है। एंड अगर बी इंडिविजुअली कैश फ्लो जनरेट करने के लिए कैपेबल नहीं है, तो बी सेपरेट कैश जनरेटिंग यूनिट होने वाला नहीं है। पर कहने से मैं ऐसा बोलूं, आप बी एंड सी को कंबाइन कर दोगे तो वो बी एंड सी आपके लिए कैश फ्लो जनरेट करने के लिए कैपेबल है। तो मुझे बोलने दो, एबीसी लिमिटेड के लिए इन फर्स्ट सिचुएशन 2 कैश जनरेटिंग यूनिट हुए, एक ए अलोन एंड दूसरा बी एंड सी का कॉम्बिनेशन। आगे बढ़े, सेकंड एग्जांपल दे रहा हूं। ए है ना, ए का आउटपुट हम कभी भी मार्केट में नहीं बेच सकते, ए का आउटपुट कंपलसरीली बी को ही बेचना पड़े। बी का आउटपुट मार्केट में सेल करने के लिए कैपेबल है, पर हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी मिनिमम है, मतलब हम उसको सेल नहीं करते। वी आर नॉट सेलिंग। एक मिनट, प्रोडक्ट तो सेलेबल था पर मेरे पास कैपेसिटी नहीं है, इसीलिए हम उसको सेल नहीं करते। हम बी का जो भी आउटपुट है वो फाइनली किसको बेच देते? सी को। रिपीट कर रहा हूं, ए का प्रोडक्ट तो मार्केट में सेल करने के लिए कैपेबल था ही नहीं, बी का प्रोडक्ट मार्केट में सेल करने के लिए कैपेबल है। मतलब इतना कंफर्म हो गया, ए कभी भी सेपरेट कैश जनरेटिंग यूनिट नहीं होगा। ए के इनपुट से बी अपना काम कर रहा था, मतलब कहने से बी अलोन भी नहीं होगा, मतलब जो भी हम बात करना है वो कॉम्बो की बात करना है। पर बी का जो भी प्रोडक्ट था ना, वो मार्केट में सेलेबल था, पर हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी इतनी ज्यादा नहीं थी कि हम मार्केट में भी बेचे एंड हमारे ही डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर पाए, और इसीलिए हम नहीं बेच रहे थे। तो वो नहीं चेक करना है, मैंने लाइन क्लियर कट बोला है, आपकी प्रोडक्ट सेलेबल और मार्केटेबल होना चाहिए। आप बेच रहे हो कि नहीं बेच रहे हो उनसे कोई लेना देना नहीं है। सी किसको बेच देगा? तो फाइनली कस्टमर को बेच देगा। मुझे बोलने दो, यहाँ पे हमारे पास 2 सीजीयू है, एक ए एंड बी का कॉम्बो एंड दूसरा कौन सा हो जाएगा? सी।
भले बी का प्रोडक्ट मार्केट में नहीं बेचते थे, पर कहने से वो प्रोडक्ट सेलेबल तो था, एंड अगर प्रोडक्ट सेलेबल है तो सिंपल वो क्या हो सकता है, आपकी प्रोडक्ट मतलब वो आपका सेपरेट सीजीयू हो सकता है। क्लियर? अच्छा, अगर मैं चेक करूं दैट इज नथिंग बट थर्ड सिचुएशन, एंड अगर मैं थर्ड सिचुएशन अगर फ्रेंड्स चेक करूं तो आपका क्या होने वाला है। मेरा 3 प्रोडक्ट था, 3 सीजीयू थे, मतलब एक ए था जिसको मैं मार्केट में बेच भी सकता हूं एंड किसको ट्रांसफर कर सकता हूं, बी को भी कर सकता हूं। क्लियर? अच्छा, क्या था, बी था जिसको मैं मार्केट में बेच भी सकता हूं एंड किसको ट्रांसफर कर सकता हूं, तो सी को ट्रांसफर कर सकता हूं। एंड पर कहना इसे सी फाइनली किसको बेचता है, कस्टमर को। अगर दिमाग चले, तीनों 3 प्रोडक्ट मार्केट में सेल करने के लिए कैपेबल है, एंड अगर तीनों 3 प्रोडक्ट मार्केट में सेल करने के लिए कैपेबल है तो सिंपल तीनों 3 चीज हमारे लिए सेपरेट सीजीयू बन जाएगा। मतलब हमारे लिए सीजीयू क्या बनने वाला है, ए, बी एंड सी। क्लियर? बस तो सीजीयू डिटरमाइन करने का रूल सिंपल है, आपका प्रोडक्ट और सर्विस मार्केटेबल और सेलेबल होना चाहिए। आप सेल करते हो कि नहीं करते हो वो आपका प्रॉब्लम है। अब होगा क्या, हम यहां पे थे, मेरे पास सीजीयू में इतनी असेट है, एक बिल्डिंग था, उसके बाद हमारे पास क्या था, फर्नीचर था, हमारे पास एसी था एंड हमारे पास कंप्यूटर इक्विपमेंट था। क्लियर? अगर हम चेक करें तो कहने से चारों 4 चीज की बैलेंस शीट में से कैरिंग अमाउंट तो मिल जाएगा। बिल्डिंग 100 था, ये 50 था, ये 30 था, ये 20 था। इंपेयरमेंट लॉस की जो फॉर्मूला में हम कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट, फ्रेंड्स आज तक हम इंडिविजुअल असेट को लेते थे। अब मैं इंडिविजुअल असेट को कंसीडर नहीं करेगा, अब सीजीयू को करूंगा। कहने से कैश जनरेटिंग यूनिट का कैरिंग अमाउंट अगर मैं चेक करूं तो कैश जनरेटिंग यूनिट का कैरिंग अमाउंट अब 200 था। लॉजिक है ना। अब मुझे जो रिकवरेबल अमाउंट मिलेगा वो रिकवरेबल अमाउंट किसका मिलेगा, तो मैं एक एक करके केस याद करो। मैं पहला फर्स्ट केस लेकर रहा हूं, ध्यान से सुनना। कैरिंग अमाउंट ऑफ कैश जनरेटिंग यूनिट मान लो 200 था, रिकवरेबल अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल असेट का नहीं मिलेगा, रिकवरेबल अमाउंट ऑफ कैश जनरेटिंग यूनिट का ही मिलेगा ना। एंड मान लो रिकवरेबल अमाउंट आया 180। सबको पता चल गया कि बॉस मेरा 20 रुपए का इंपेयरमेंट का लॉस होने वाला है। दिस इज नथिंग बट माई इंपेयरमेंट लॉस। अपने दिल को पूछो, ये जो 20 रुपए का इंपेयरमेंट है वो बिल्डिंग की वजह से है, वो फर्नीचर की वजह से है, वो एसी की वजह से है, कि कंप्यूटर इक्विपमेंट की वजह से। तो कहना से आपके दिल में से आवाज आ रहा है कि वो जो कंप्यूटर इक्विपमेंट वो जो इंपेयरमेंट आया है, वो कहना है ये इंपेयरमेंट तो चारों 4 असेट की वजह से आ रहा है। कौन सी चारों 4 असेट? बिल्डिंग की वजह से, फर्नीचर की वजह से, एसी की वजह से एंड कंप्यूटर इक्विपमेंट की वजह से। तो कहना से बॉस ये जो मेरा 20 रुपीज का जो भी इंपेयरमेंट लॉस आया वो हर एक असेट के कैरिंग अमाउंट के रेशियो में अलोकेट करना पड़ेगा। मतलब 100:50:30:20 के रेशियो में मैं क्या कर दूंगा, अलोकेट कर दूंगा। फर्स्ट रूल बोल दूं, आपको टोटल इंपेयरमेंट पता है तो वो हर एक असेट के कैरिंग अमाउंट के रेशियो में आपको अलोकेट कर देने का। क्लियर? दूसरा चीज समझो, मान लो कैरिंग अमाउंट ऑफ सीजीयू जो था ना वो 200 था, रिकवरेबल अमाउंट ऑफ सीजीयू था वो 180 था। यहां से इतना तो पता चल गया कि हमारा इंपेयरमेंट लॉस 20 आने वाला है। पर अब मैं बोल रहा हूं मुझे बिल्डिंग का रिकवरेबल अमाउंट पता था। सर कैसे? इट मे बी पॉसिबल, मैं बिल्डिंग को मार्केट में बेचूं ना, मुझे कितने रुपए मिले वो मुझे पता था। एंड बिल्डिंग का मैंने रिकवरेबल अमाउंट चेक किया तो मान लो बिल्डिंग का रिकवरेबल अमाउंट 95 आया। जिस मोमेंट पे बिल्डिंग का रिकवरेबल अमाउंट अगर 95 आया तो कहने से हमको यह पता है कि बिल्डिंग का इंडिविजुअल इंपेयरमेंट लॉस 5 होगा। तो आपको करना क्या है पता है? आपका टोटल 20 था ना, 20 में से सबसे पहले आप अलोकेट कर दोगे बिल्डिंग को। कितने रुपए? 5 रुपए। 5 के बाद जो 15 बचा ना उसको फर्नीचर, एसी एंड कंप्यूटर इक्विपमेंट। कौन से रेशियो में? तो उसके कैरिंग अमाउंट के रेशियो में 50:30:20 के रेशियो में अलोकेट कर देने का। रिपीट कर रहा हूं, जब तक आपके पास टोटल इंपेयरमेंट है तो सिंपल है, हर एक असेट के कैरिंग अमाउंट के रेशियो में टोटल इंपेयरमेंट तो है एंड आपको उसमें से एक इंडिविजुअल असेट का भी इंपेयरमेंट पता है, तो सबसे पहले इंडिविजुअल असेट को इंपेयर कर देने का एंड बाद में जो भी बचे वो हर एक के कैरिंग अमाउंट के रेशियो में अलोकेट करना पड़ेगा। तीसरी सिचुएशन एकदम फोकस करना, मैं क्या बोल रहा हूं,
कैरिंग अमाउंट ऑफ सीजीयू था वो 200 रुपये था। रिकवरेबल अमाउंट ऑफ सीजीयू जो है वो 180 है। मतलब यहाँ पे फिगर को चेंज कर रहा हूँ। ये कितना हो गया, ये 205 कर दें। सॉरी मैंने यहाँ पे 180 लिखा, पर इट्स नॉट एक्चुअली 180, इट्स 205। बट अगर मुझे पता है तो बिल्डिंग में केनाई से आपका इम्पेयरमेंट लॉस था, बिकॉज व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ बिल्डिंग 100, व्हाट इज द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द बिल्डिंग 95, तो सिंपल है कितना था 5 रुपए। हुआ क्या पता है, टोटल में कुछ इम्पेयरमेंट नहीं है पर इंडिविजुअल असेट में इम्पेयरमेंट है। मेरा क्वेश्चन है ये 5 रुपए का इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड करने का कि नहीं करने का, तो लॉजिक इज दैट नहीं करने का। रीजन बोलो, इंडिया 36 ये बोल रहा है आपका सीजीयू में इंपेयरमेंट नहीं है, पर वो सीजीयू में से एक असेट में इंपेयरमेंट है, तो इंडिविजुअल असेट का इंपेयरमेंट करने की जरूरत नहीं है। लॉजिक इज दैट आपके लिए कैश फ्लो जो मिलेगा वो मोस्टली कहां से मिलने वाला है, आपके सीजीयू में से। अगर सीजीयू में कुछ इंपेयरमेंट नहीं आ रहा है तो आपको इंडिविजुअल असेट में भी इंपेयरमेंट प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। ऐसा ही सेम चीज आप जो सीख रहे थे ना वो इंडेक्स 2 में सीख रहे थे, रॉ मटेरियल के वैल्यूएशन में। रॉ मटेरियल के वैल्यूएशन में फ्रेंड्स एक्चुअली आप क्या कर रहे थे, सबसे पहले कहने से रॉ मटेरियल को वैल्यू करने के लिए आप फोकस करते थे फिनिश गुड्स को। एंड लॉजिक ये था अगर आपके फिनिश गुड्स पे लॉस आता था तो आप रॉ मटेरियल पर लॉस रिकॉर्ड करते थे, बाकी लॉस रिकॉर्ड नहीं करते थे। रूल क्या था याद करो, अगर आपकी फिनिश गुड्स की एनआरवी उनके कॉस्ट से ज्यादा है और इक्वल टू कॉस्ट है तो रॉ मटेरियल इज अ वैल्यूड एट कॉस्ट। बट अगर आपकी फिनिश गुड्स की एनआरवी उनके कॉस्ट से कम है तो रॉ मटेरियल इज अ वैल्यूड एट कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट विच एवर इज लोअर। सेम लॉजिक यहाँ पे इंडिविजुअल असेट में इंपेयरमेंट है, पर वो असेट जिस सीजीयू का पार्ट है अगर वहां पे कुछ भी इंपेयरमेंट नहीं है तो आपको इंपेयरमेंट प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। आज के लेक्चर में मैंने 10 मिनट में जो भी बोला वो फिर से मैं आपको समझाऊं मैं क्या बोल रहा हूं। इंडिविजुअल असेट में तो लॉजिक इतना ही था, अगर आपका सबसे पहले इंडिविजुअल असेट का कोई कैश फ्लो नहीं मिलेगा, आपको जो भी कैश फ्लो मिलने वाला है वो किसका मिलने वाला है, कैश जनरेटिंग यूनिट का। एंड फ्रेंड्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कैश जनरेटिंग यूनिट, इट इज नथिंग बट अ स्मॉल कॉम्बिनेशन ऑफ एन असेट। मैं रूल याद करवा दूं, आपकी प्रोडक्ट और आपकी सर्विस सेलेबल मतलब मार्केटेबल होना चाहिए। उसको सेल करते हो कि नहीं करते हो उनसे कोई लेना देना नहीं है। सेकंड चीज ये भी चीज फोकस करना कि अगर आपका टोटल इंपेयरमेंट आपको पता है, हर एक असेट के कैरिंग अमाउंट के रेशियो में आपको अलोकेट करना पड़ेगा। टोटल भी पता है आपको, इंडिविजुअल असेट का भी पता है, तो क्या करोगे, सबसे पहले इंडिविजुअल असेट में अलोकेट कर दोगे एंड बाकी जो भी बचे वो हर एक असेट के कैरिंग अमाउंट के रेशियो में अलोकेट करोगे। सेकंड चीज मैं बोल दूं आपको कि यहाँ पे क्या था, इंडिविजुअल असेट में इंपेयरमेंट है पर वो असेट जिस सीजीयू का पार्ट है अगर वहां पे ही इंपेयरमेंट नहीं है तो आपको इंपेयरमेंट कुछ भी प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज हम ये भी सीखते थे, इंपेयरमेंट एक्चुअली रोज नहीं करने वाला है। इंपेयरमेंट कब करेंगे तो क्या, बैलेंस शीट डेट पर। जिस मोमेंट पे बैलेंस शीट डेट पर अगर मैं इंपेयरमेंट करूं तो उसके लिए कुछ इंडिकेटर्स होने चाहिए। देर आर सम एक्सटर्नल इंडिकेटर्स, देर आर सम इंटरनल इंडिकेटर्स, एंड वो इंडिकेटर्स कौन से वो अगर मैं डिस्कस करूं तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं कहां पे, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको करवा रहा हूं दैट इज नथिंग बट एक्सटर्नल इंडिकेटर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट एक्सटर्नल इंडिकेटर्स, इंडिया 36 बोल रहा है अगर ऐसा कुछ इंडिकेटर्स अगर आपको बैलेंस शीट डेट पर दिख रहा है तो ही आपको वैल्यू इन यूज का कैलकुलेशन स्टार्ट करना है। उसके पहले आपको वैल्यू इन यूज का कुछ भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। एज पर इंडिया 36 देयर आर 4 एक्सटर्नल इंडिकेटर्स। कौन से 4 एक्सटर्नल इंडिकेटर्स, फर्स्ट मार्केट प्राइस ऑफ द असेट डिक्रीज हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो गया, सब कुछ मेरे अगेंस्ट में चल रहा है, एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू का रेशियो लेस देन 1 है। 4 रिपीट कर रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं, मार्केट प्राइस ऑफ द एसेट डिक्रीज हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो गया, सब कुछ मेरी अगेंस्ट में चल रहा है, मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू का रेशियो लेस देन 1 है। देयर आर 2 इंटरनल इंडिकेटर्स। कौन से 2 इंटरनल इंडिकेटर्स, फर्स्ट तो के असेट का फिजिकल डैमेज हो गया, एंड दूसरा असेट का पुअर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है। रिपीट कर रहा हूं, असेट का फिजिकल डैमेज हो गया एंड असेट का पुअर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है। ये 6 इंडिकेटर्स हम 1 by 1 समझे। सबसे पहले मैं समझा रहा हूं, मार्केट प्राइस ऑफ द असेट डिक्रीज हो गया।
फ्रेंड्स कहना से अगर मार्केट प्राइस ऑफ द असेट अगर डिक्रीज हो जाए तो क्या होगा, आपका कहने से फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कम होगा। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कम होगा तो इट मे बी पॉसिबल कि आपका रिकवरेबल अमाउंट कम हो सकता है। फोकस करना, मेरा वर्ड क्लियर है, रिकवरेबल अमाउंट कम हो सकता है। इट्स नॉट श्योर कि रिकवरेबल अमाउंट कम होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपका वैल्यू न्यूज ज्यादा है कंपेयर टू फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल तो कहना से आपका रिकवरेबल अमाउंट इन दैट सिचुएशन ज्यादा भी हो सकता है। तो सिंपल, मार्केट प्राइस अगर कम होगा तो इट मे बी पॉसिबल आपका इंपेयरमेंट लॉस होने के चांसेस है। दूसरा मैं बोलूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगा। फ्रेंड्स जिस मोमेंट पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगा तो कहना से आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो कम आएगा। एंड अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो अगर कम आए तो कहना से आपका वैल्यू न्यूज का आंसर भी कम आएगा। एंड अगर वैल्यू न्यूज का आंसर कम आए तो आपका रिकवरेबल अमाउंट कम होने का चांसेस है। सब कुछ आपके अगेंस्ट में चल रहा है, सब कुछ अगेंस्ट में चल रहा है, मतलब व्हाट मैं क्या बोल रहा हूँ, टेक्नोलॉजी, फैशन, ये सब कुछ आपके अगेंस्ट में चल रहा है। तो कहना से आपका सेल्स कम होगा, सेल्स कम होगा तो कहना से आपका फ्यूचर कैश फ्लो कम होगा, फ्यूचर कैश फ्लो कम होगा तो कहना से आपका वैल्यू इन यूज कम हो सकता है। एंड अगर आपका वैल्यू इन यूज कम हुआ तो इंपेयरमेंट होने के चांसेस है। मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू, सबसे पहले तो आपको मार्केट प्राइस चेक करना पड़ेगा इक्विटी शेयर का। दूसरा आपको ये चेक करना पड़े आपकी नेट असेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नेट असेट? इट इज नथिंग बट ऑल असेट्स माइनस लायबिलिटी। तो आपको नेट बुक वैल्यू मिल जाएगा। अगर मान लो मेरी नेट बुक वैल्यू अगर 10 रुपये है, पर अगर कहने से अगर आप चेक करो आपका मार्केट में आपका सेम शेयर अगर 8 रुपये में ट्रेड हो रहा है तो कुछ गलत हो रहा है। बुक वैल्यू 10 पर मार्केट में जो शेयर ट्रेड हो रहा है वो अगर 8 रुपये में हो रहा है, मतलब कहने से कुछ गलत है। नॉर्मली इन इंडिया आपकी जो शेयर की जो वैल्यू होगी वो कंपेयर टू बुक वैल्यू ज़्यादा ही होने वाला है, पर अगर कम है तो 110% बोल रहा हूँ कुछ प्रॉब्लम है। चेक करो चार फैक्टर्स में कहीं पे भी कंपनी जिम्मेदार नहीं था, ना कहीं पे भी कंपनी जिम्मेदार नहीं था, इसलिए मैं उसको एक्सटर्नल इंडिकेटर्स बोल रहा हूँ। 2 इंटरनल इंडिकेटर समझा दूँ। असेट का फिजिकल डैमेज होगा, लॉजिक है, जिस मोमेंट पे असेट का फिजिकल डैमेज होगा तो कहना से आपका असेट प्रोडक्शन कम करके देगा, प्रोडक्शन कम करके देगा तो कहना से फ्यूचर कैश फ्लो भी कम करके देगा, फ्यूचर कैश फ्लो कम होगा तो कहना से आपका वैल्यू इन यूज कम होगा, वैल्यू इन यूज कम होगा तो कहना से आपका रिकवरेबल अमाउंट कम होने के चांसेस है। एंड अगर रिकवरेबल अमाउंट कम हो गए तो इंपेयरमेंट लॉस भी आ सकता है। एंड असेट का पुअर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है, उसका मतलब व्हाट, पहले आपका असेट 1 घंटे में 1000 यूनिट प्रोड्यूस करके देता था, आज आपका असेट 1 घंटे में 100 यूनिट प्रोड्यूस करके दे रहा है। इन दैट सिचुएशन आपका इकोनॉमिक परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन हो गया। ये 6 इंडिकेटर्स दुनिया में नहीं है, बहुत सारे इंडिकेटर्स हो सकते हैं। अगर ऐसा कोई भी इंडिकेटर्स दिखे तो आपको इंपेयरमेंट का टेस्टिंग चालू कर देना का। तो ये सब कुछ लिखना स्टार्ट करें उसके पहले मैं आपको अभी तक एक बार समझा दूं। सबसे पहले मैंने आपको समझाया था दैट इज नथिंग बट कैश जनरेटिंग यूनिट। इट इज नथिंग बट अ स्मॉल कॉम्बिनेशन ऑफ एन एसेट। याद करवा दो आपको, ये सीजीयू डिटरमाइन करने के लिए आपका प्रोडक्ट और आपका सर्विस सेलेबल और मार्केटेबल होना चाहिए। आप सेल करते हो कि नहीं करते हो उनसे मुझे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, आज से हम कभी भी इंडिविजुअल असेट का कैश फ्लो नहीं करेंगे। आज से हम जो भी सब कुछ डिटरमाइन करेंगे वो किसके लिए डिटरमाइन करेंगे, सीजीयू के लिए। एंड अगर सीजीयू के लिए अगर हम डिटरमाइन करें तो आपका क्या होगा वो समझ लो। सिंपल मैं बोल दूं, अगर आपका इंडिविजुअल असेट में इंपेयरमेंट है, प्रोसेट जिस सीजीयू का पार्ट है, अगर वहां पे आपका कुछ इंपेयरमेंट नहीं है तो आपको इंपेयरमेंट प्रोवाइड करने की भी जरूरत नहीं है। टोटल इंपेयरमेंट पता है, हर एक असेट के कैरिंग अमाउंट के रेशियो में आप क्या कर दोगे, अलोकेट कर दोगे। टोटल भी पता है, इंडिविजुअल असेट का भी पता है। सबसे पहले इंडिविजुअल असेट में इंपेयरमेंट प्रोवाइड कर देने का, बाकी जो भी बचे वो हर एक असेट के कैरिंग अमाउंट के रेशियो में अलोकेट कर दोगे। इंपेयरमेंट रोज नहीं करना है, बैलेंस शीट डेट पर करना है। एंड वो भी कुछ इंडिकेटर्स दिखे तो देर आर 4 एक्सटर्नल इंडिकेटर्स। मार्केट प्राइस ऑफ द एसेट डिक्रीज हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो गया, सब कुछ मेरी अगेंस्ट में चल रहा है। एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू का रेशियो लेस देन 1 है। इंटरनल इंडिकेटर्स 2 ही थे, असेट का फिजिकल डैमेज हो गया, एंड असेट का पुअर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है। ये हर एक के बीच में और था, कोई भी एक कंडीशन भी फुलफिल्ड तो आपका इंपेयरमेंट होने के चांसेस है। मैं कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ इंपेयरमेंट होगा ही होगा, इंपेयरमेंट होने के चांसेस है। एंड आपको वैल्यू इन यूज का कैलकुलेशन स्टार्ट कर देने का, उसके पहले आपको वैल्यू इन यूज करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? ये जो भी मैंने आपको आधे घंटे में पढ़ाया है वो सब कुछ मैं पहले आपको लिखवा रहा हूँ। क्लियर फ्रेंड्स? लिखना स्टार्ट करो। तो फ्रेंड्स टाइटल लगाओ, कैश जनरेटिंग यूनिट।
एंड उसमें लिखो इफ एन एक्टिव मार्केट if an active market exists for the output produced by an asset or group of assets this asset or group of asset should be identified as cash generating unit even if some or all of the output is used internally. क्लियर? हमारा पर्पस इतना ही है, वो प्रोडक्ट और सर्विस सेलेबल और मार्केटेबल होना चाहिए, बाकी कुछ हमारा पर्पस नहीं है. बहुत कुछ थियरी लिखना है, हिम्मत रखना. नेक्स्ट टाइटल लगाओ, इंडिकेटर्स फॉर इम्पेयरमेंट लॉस. इंडिकेटर्स फॉर इम्पेयरमेंट लॉस, वहां पे लिखना इफ any of the following indicators exist then entity should make a formal estimate for impairment loss. नेक्स्ट लिखना फॉर्मल एस्टिमेट मीन्स प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग रिकवरेबल अमाउंट for cash generating asset, for cash generating asset. क्लियर? अच्छा, उसमें टाइटल लगा दो दैट इज नथिंग बट एक्सटर्नल इंडिकेटर्स. एक्सटर्नल इंडिकेटर्स. क्लियर? चल उसमें लिखो फर्स्ट मार्केट प्राइस ऑफ द असेट
substantially held by entity has declined considerably. क्लियर? अगर बहुत सारी असेट की अगर मार्केट प्राइस कम है हो गया है कोई पर्टिकुलर सीजीयू में, तो वो आपका इम्पेयरमेंट होने के चांसेस है. नेक्स्ट लिखना सेकंड, रेट ऑफ इंटरेस्ट has increased considerably. थर्ड लिखना, there are adverse market conditions prevailing against an entity in regard to demand, technology, और गवर्नमेंट पॉलिसी. और गवर्नमेंट पॉलिसी. एंड द फोर्थ, रेशियो ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन to book value of net asset is less than 1. क्लियर? ये चार आपके एक्सटर्नल इंडिकेटर्स है, जहाँ कहीं पे भी कंपनी जिम्मेदार नहीं है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल इंडिकेटर्स. अच्छा, नेक्स्ट टाइटल लगाना, दैट इज नथिंग बट इंटरनल इंडिकेटर्स. एंड इंटरनल इंडिकेटर्स में फर्स्ट लिखो, देयर हैज बीन physical damage to assets, physical damage to assets during the year. Clear? Second लिखो, poor economic performance of assets being reported. क्लियर? अच्छा, हर एक असेट के लिए आपको ये तो चेक करने का ही करने का, बट यस मैं आपको तीन स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ. अगर कोई भी इंटेंजिबल असेट है जिसकी लाइफ इंडेफिनिट है, लाइक बेस्ट एग्जांपल इज अ गुडविल, ऐसी कोई भी इंटेंजिबल असेट है जो नॉट अवेलेबल फॉर सेल है, एंड तीसरा कोई भी इंटेंजिबल असेट को जो आपने बिजनेस कॉम्बिनेशन में अक्वायर किया है, उसका तो इम्पेयरमेंट का टेस्टिंग एन्युअली करना पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी फैक्टर. रिपीट कर रहा हूं, इंटेंजिबल कोई भी ऐसी इंटेंजिबल असेट जिसकी लाइफ इंडेफिनिट पीरियड के लिए है, दूसरा ऐसी इंटेंजिबल असेट जो नॉट अवेलेबल फॉर सेल है, एंड अगर कोई भी इंटेंजिबल असेट अगर आपने बिजनेस कॉम्बिनेशन के टाइम अक्वायर किया है तो उसका तो इम्पेयरमेंट का टेस्टिंग आपको एन्युअली करना ही पड़ेगा,
इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी फैक्टर। तो वो मैं नीचे आपको लिखवा रहा हूं नोट करके। तो फ्रेंड्स नीचे लिखना, नोट करके लिखना। फर्स्ट पॉइंट, अबव इंडिकेटर्स are tested on बैलेंस शीट डेट। क्लियर? ऊपर के जो भी इंडिकेटर्स है वो आपको कब चेक करना है? बैलेंस शीट डेट पर। एंड नेक्स्ट चेक करना, इरेस्पेक्टिव ऑफ इंडिकेटर्स entity is required to entity is required to test annually for intangible asset entity is required to test annually for intangible assets। उसमें फर्स्ट लिखना विथ इनडेफिनिट यूजफुल लाइफ। अभी भी बोल रहा हूं जस्ट इंटेंजिबल असेट के लिए। टेंजिबल असेट का लाइफ अगर इनडेफिनिट है लाइक लैंड तो उसका एन्युअली चेक करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड, not available for sale, and the third, that is nothing but acquired in business combination। क्लियर? इतने लोगों का आपको एन्युअली चेक कर देना पड़ेगा बस। तो आज का थियरी यहां तक रखते हैं। अब बहुत सारे इसके एग्जाम्पल मैं करवा रहा हूँ। क्लियर? वन बाय वन चेक करें। फर्स्ट है हमारा स्टार्टिंग के तो बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए थे फ्रेंड्स, आपके साथ नौकार का मटेरियल होना चाहिए। हमारा 1 2 हो गया है, 3 4 अभी नहीं कर सकते, 5 6 नहीं अलाउड है। हाँ चलो हम सबसे पहले चेक करते हैं, दैट इज नथिंग बट क्वेश्चन नंबर 8। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल एज रिगार्ड्स टू द फिक्स असेट ऑफ अ कंपनी। फर्स्ट, carrying amount of assets shown in the balance sheet net of accumulated depreciation is rupees 340 lakhs. Assets are 2 years old. Present market price of the asset is rupees 300 lakhs. The company charges depreciation at the rate of 10% per annum on SLM basis, assuming 10 years is useful life. फ्रेंड्स मेरी बैलेंस शीट में असेट का वैल्यू जो है वो 340 का है, पर अगर उसका आज मार्केट प्राइस चेक करूं तो वो 300 हो गया है। लास्ट में पूछा है इज देयर एन इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट ऑफ असेट? आंसर इज यस। कैन आई से मार्केट प्राइस ऑफ द असेट कम हो गया? एंड अगर फ्रेंड्स ये आंसर मार्केट प्राइस ऑफ द असेट अगर कम हो गया तो ये मेरे लिए कौन सा इंडिकेटर बन जाएगा? एक्सटर्नल इंडिकेटर बन जाएगा। नहीं, आपके लिए यस इंडिकेटर है। क्लियर? थियोरेटिकल क्वेश्चन है पर इसका अंदर आंसर दिया नहीं है तो मुझे उसका लिखवाना पड़ेगा। क्लियर? तो क्वेश्चन 8 का फर्स्ट का आंसर लिखो। तो फ्रेंड्स टाइटल लगा दो क्वेश्चन 8, एंड क्वेश्चन 8 में मैं आपको फर्स्ट का आंसर लिखवा रहा हूं। क्लियर? तो वहां पे लिखो इन दिस केस मार्केट प्राइस is rupees 300 lakhs. This is lower than carrying amount of rupees 340 lakhs. Hence, it is an external indicator
ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। क्लियर? चलो अब हम सेकंड का आंसर चेक करें। सेकंड का आंसर कैसे होगा, पढ़ो सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है। एट द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर ऑन रिव्यू द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट हैज बीन असेस्ड एज 5 years बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। फ्रेंड्स क्या था याद करो, 10 साल थे, 10 में से 2 साल तो चले गए थे, तो कहना ऐसा एक्चुअली आपका रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 8 साल बचना चाहिए, पर क्वेश्चन में आपको बोला कितना है 5 साल। मतलब कहना ऐसे क्यों, ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। तो यस ये भी आपके लिए इंडिकेटर्स हुआ। कौन सा इंडिकेटर्स, तो सब कुछ आपकी अगेंस्ट में चल रहा है। क्लियर? तो इसका भी आंसर लिखना पड़ेगा, डिटेल एग्जाम में पूछे तो, बाकी अब मैंने ओरली तो समझा दिया। तो सेकंड लिखना आंसर, लिखना वहां पे एस्टिमेटेड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, एस्टिमेटेड remaining useful life of the asset has declined from 8 years to 5 years due to technological changes, due to technological changes that have taken place, that have taken place. This change, पैराग्राफ करके लिखना, दिस चेंज फ्रॉम 8 years to 5 years is considered as a significant change in the useful life of the asset. In the useful life of the asset. Clear? Therefore, it is an external indicator for impairment of asset. क्लियर फ्रेंड्स? चलो थर्ड क्वेश्चन चेक करो, अब आप आंसर आप बोलोगे। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट हैज डिक्लाइंड, अकॉर्डिंगली देयर इज अ डिक्लाइन इन द डिस्काउंट फैक्टर फ्रॉम 16% टू 15%। मेरा मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 16 से 15 हो गया। आपको ये पूछा है कि ये कोई इंडिकेटर है। फ्रेंड्स याद करो, मैं 4 इंडिकेटर एक्सटर्नल बोलता था। मार्केट प्राइस ऑफ द एसेट डिक्रीज हो जाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाए। कहना से यहाँ पे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज हुआ है। फ्रेंड्स रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज होगा ना, तो कहना से आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर कम आएगा। एंड अगर आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर कम आएगा तो कहना से आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो बढ़ने वाला है। एंड अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो बढ़ने वाला है तो सिंपल वो आपका कोई भी इंडिकेटर होने वाला नहीं है। क्लियर? तो मैं आपको थर्ड का आंसर लिखो, वहां पे लिखना द डिक्लाइन in the market interest rate from 16% to 15%, 16% to 15% does not indicate impairment. क्लियर? ये कोई आपको इम्पेयरमेंट सजेस्ट करता नहीं है। क्लियर?
सबसे अच्छा है ना वो फोर्थ वाला है। 90% पब्लिक इसका आंसर गलत देती है। फोर्थ में क्या लिखा है सुनना, बुक वैल्यू टू मार्केट कैपिटलाइजेशन रेशियो ऑफ द कंपनी इज 0.8। यह चीज को आपको अंडरलाइन कर देना चाहिए, बुक वैल्यू टू मार्केट कैपिटलाइजेशन रेशियो। हाँ, मैं आपको जो 4 इंडिकेटर बोल रहा था उसमें कुछ ऐसा बोल रहा था, पर मैं क्या बोल रहा था फिर से सुनना। मार्केट प्राइस ऑफ द असेट डिक्रीज हो जाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाए, सब कुछ मेरी अगेंस्ट में चल रहा है, एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू का रेशियो लेस देन 1 है। सुना लास्ट वाला, फिर से बोलूं, मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू का रेशियो लेस देन 1 है। बस बहुत लोग लेस देन वन याद रखते हैं, पर दोस्त ये चेक करो, ये उल्टा दिया है। यहां पे मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू नहीं बोला है, यहां पे उल्टा बोला है बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो सिंपल वो तो लेस देन 1 ही होना चाहिए, वो आपके लिए अच्छा है। तो सिंपल यहां पे कोई इंडिकेटर नहीं है, उल्टा लिखा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पे फंस भी जाते हैं। क्लियर? तो अगर हम फोर्थ का आंसर लिखूं तो हियर carrying amount of the asset carrying amount of the net asset लिखना, net assets to market capitalization ratio is favorable के नीचे अंडरलाइन कर देना, that is 0.8। therefore there is no indication of impairment। ये कोई आपको impairment सजेस्ट करता नहीं है। डन, सिंपल। अगेन मैं बोल दूं, देयर आर 4 एक्सटर्नल फैक्टर्स। मार्केट प्राइस ऑफ द एसेट डिक्रीज हो जाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाए, सब कुछ मेरी अगेंस्ट में चल रहा है, एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू का रेशियो लेस देन 1 है। इंटरनल इंडिकेटर्स 2 ही थे, असेट का फिजिकल डैमेज हो जाए एंड असेट का पुअर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है। हर एक के बीच में और था, कोई भी एक कंडीशन का भी आंसर अगर आपको यस लगे तो कहने से आपका इंपेयरमेंट होने का चांसेस हो सकता है। डन, चलो अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़े, दैट इज नथिंग बट क्वेश्चन नंबर 9। अगेन वन ऑफ द गुड क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं। गुड ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड acquired a sachet filling machine on 1st April 2012 for rupees 60 lakhs. The machine was expected to have a productive life of 6 years. At the end of the financial year 2012-13, the carrying amount was rupees 41 lakh. A short circuit occurred in this financial year, but luckily the machine did not get badly damaged and was still in working order at the close of the financial year. The machine was expected to fetch rupees 36 lakh if sold in the active market. The machine by itself is not capable to generate cash flow. Friends, ये चीज को अंडरलाइन करना पड़ेगा। The machine by itself is not capable of the generating cash flow. However, the smallest group of the asset comprising of units, this machine also is capable of generating cash flows of rupees 54 crore per annum and has a carrying amount of rupees 3.46 crore. All such machines put together could fetch a sum of rupees 4.44 crore if disposed. Discuss the applicability of impairment laws. Friends, क्वेश्चन को थोड़ा टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करो ना, तो इस क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर पाओ। क्वेश्चन नंबर 9 है, मैं यहां पे लिख रहा हूं एक मेरा मशीन एंड दूसरा मैं लिख रहा हूं दैट इज नथिंग बट उसका कैश जनरेटिंग यूनिट। हर एक की मुझे 3 चीज चाहिए। एक चाहिए कैरिंग अमाउंट, क्लियर, दिस इज फर्स्ट। दूसरा मुझे फाइंड आउट करना है तो रिकवरेबल अमाउंट फाइंड आउट करना है, एंड यू नो वेरिएबल रिकवरेबल अमाउंट के लिए मुझे 2 चीज चाहिए। पहला चाहिए फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, एंड दूसरा चाहिए
वैल्यू इन यूज, तो विच एवर इज हायर मुझे मिल जाएगा। क्लियर? मशीन हमने परचेस किया था 60 लाख में, आज उसकी कैरिंग अमाउंट है कितने रुपीस का? 41 लाख। आज वो मशीन में कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ ना, वो बैटरी डैमेज हो गया, अगर वो मशीन को बेच दोगे तो मशीन आपको 36 लाख रुपीस का नेट सेलिंग प्राइस देगा। मशीन कुछ कैश फ्लो जनरेट करके तो देता नहीं है, मतलब कहने से वो 36 लाख होगा, जीरो होगा। तो विच एवर इज हायर करूँ तो कहने से फ्रेंड्स मेरा 36 लाख आएगा। अगर हम यहाँ पे चेक करें कि व्हाट इज माई इम्पेयरमेंट लॉस, तो कहने से अगर मशीन का कैरिंग अमाउंट देखो तो 41 लाख था, पर मशीन का रिकवरेबल अमाउंट देखो तो 36 लाख है। तो वहाँ से मुझे अभी तो ऐसा लग रहा है कि मशीन में 5 लाख रुपए का इम्पेयरमेंट होना चाहिए, पर हम इम्पेयरमेंट अभी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जस्ट ये मैंने कैलकुलेट करके रखा है। वो मशीन एक स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ असेट का पार्ट था, जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं कैश जनरेटिंग यूनिट। एंड वो कैश जनरेटिंग यूनिट में ये एक मशीन नहीं होगा, बहुत सारी असेट को कंबाइन करके रखा होगा। एंड उसका कैरिंग अमाउंट चेक करो तो वो बोला है 3.46 करोड़ रुपीस थे। हर एक असेट को उसमें जो पड़ा है सीजीयू में, उसको बेच दोगे तो वो केनाई साहब को बोला है वो 44 करोड़ रुपीस कमा के देगा। ये मशीन को यूज करोगे तो वो केनाई से 50 करोड़ रुपीस पर एनम कमा के देगा। प्रॉब्लम इज दैट कितने साल तक कमा के देगा वो नहीं दिया है, डिस्काउंटिंग फैक्टर नहीं दिया है, तो कहना से मैं उसके प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकाल सकता। तो 2 मिनट के लिए मान लो ये डेटा आपको दिया ही नहीं है। अगर ये डेटा आपको दिया ही नहीं है, चलो मान लो उसका आंसर जो भी आता मुझे लेना देना ही नहीं है, क्योंकि मैं अगर आंसर कम आए तो भी विच एवर इज हायर करूं तो भी कहना से मेरा विच एवर इज हायर के हिसाब से ये आंसर बनेगा 4.44 करोड़। एंड अगर ज्यादा भी आए तो भी टेंशन होने वाला नहीं है, बिकॉज चेक करो व्हाट इज माय कैरिंग अमाउंट। माय कैरिंग अमाउंट इज 3.46 करोड़, माय रिकवरेबल अमाउंट इज 4.44 करोड़। कहने से मैं यहां पे लिखूं देयर इज नो इंपेयरमेंट लॉस। अच्छा, रूल याद करो, अब भूल गए होगे, इंडिविजुअल असेट में इंपेयरमेंट है, पर वो असेट जिस सीजीयू का पार्ट है अगर वहां पे इंपेयरमेंट नहीं है तो आपको ये इंडिविजुअल असेट पे भी इंपेयरमेंट प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। मतलब फ्रेंड्स, हम ये मशीन में भी 5 लाख रुपए का इंपेयरमेंट प्रोवाइड करने वाले नहीं है। क्लियर? ये मैंने आपको टेबुलर फॉर्म में डेटा अरेंज किया था, आराम से आंसर दे पाए। अब इसको प्रॉपर आंसर नीचे लिखते हैं, तो लिखो अकॉर्डिंग टू इंड AS 36, हम वैसे ही क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं जिसके थियोरेटिकल के आंसर अंदर नहीं दिए हैं। थियोरी के आंसर अगर अंदर लिख के दिया है तो मैं फिर से आपको लिखवाने वाला नहीं हूं। अकॉर्डिंग टू इंड AS 36, इम्पेयरमेंट लॉस is not recognized for given asset if related cash generating unit is not impaired। क्लियर? अगर सीजीयू पे इंपेयरमेंट है तो ही आपको इंपेयरमेंट करने का, बाकी करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पैराग्राफ करके लिखो, इन द गिवन क्वेश्चन the related cash generating unit which is group of asset to which damaged
machine belongs is not impaired. As the recoverable amount is more than the carrying amount of group of asset, hence there is no need to provide impairment loss on sachet filling machine. क्लियर? अब बहुत थियरी हो गया, अब थोड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी कर ले। तो फ्रेंड्स हम एग्जांपल स्टार्ट करें। चेक करो नौकर के मटेरियल में क्वेश्चन नंबर 12 हमारा हो गया है, 13 भी हो गया है, 14 भी हमारा हो गया है। क्लियर? ओके चलो क्वेश्चन नंबर 16 पहले करते हैं। मैं टिक लगा दूं। Mercury Limited has an identified asset with a carrying amount of rupees 1000. Its recoverable amount is rupees 650. The tax rate is 30% and the tax base of the asset is rupees 800. Impairment losses are not deductible for tax purpose. Find out the effect of impairment loss as per Ind AS 12. याद करो डेफर्ड टैक्स असेट एंड लायबिलिटी जो करते थे उसके बारे में कुछ बोला है, क्या है तो एक एक करके समझे। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूं क्वेश्चन नंबर 16। तो फ्रेंड्स पहले तो आपको क्वेश्चन नंबर 16 में आपको ये चेक करना पड़े कि व्हाट इज योर इंपेयरमेंट लॉस। क्लियर? तो वो इंपेयरमेंट लॉस का कैलकुलेशन पहले तो मुझे करना पड़ेगा एंड यू नो वेरी वेल कि इंपेयरमेंट लॉस की फॉर्मूला क्या थी। तो फ्रेंड्स हमारे लिए जो इंपेयरमेंट लॉस की फॉर्मूला है, इंपेयरमेंट लॉस is equal to carrying amount minus recoverable amount. And if you check what is your carrying amount of the asset, तो कहना है आपका carrying amount था 1000 पर उसका recoverable amount just कितना था 650। तो कहना है यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ carrying amount is 1000 पर recoverable amount is 650। तो कहना है उस मोमेंट पे मैं 350 रुपीज का ये कर दूंगा। अच्छा अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ अकाउंटिंग बेस ऑफ द असेट, अकाउंटिंग बेस ऑफ असेट कितना हो जाएगा आफ्टर इंपेयरमेंट, कहना है 650 हो जाएगा। अगर कोई यहां पे चेक करे कि व्हाट इज योर टैक्स बेस ऑफ असेट, कहना है आपका टैक्स बेस ऑफ असेट क्वेश्चन में आपको बोला था कितने रुपीस है, तो कहना है टैक्स बेस ऑफ द असेट आपको बोला था 800। याद कराओ अकाउंट में अगर असेट ज्यादा होता था तो DTL बनाते थे, यहाँ पे तो कहना है अकाउंट में असेट कम है तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा DTA। एंड मैंने एक पैराग्राफ भी लिखवा दिया है, डेफर्ड टैक्स असेट ही बनेगा इंपेयरमेंट की वजह से। क्लियर? तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा इन दिस केस अकाउंट बेस ऑफ asset is lower than tax base of asset, so entity should recognize deferred tax asset on temporary difference, on
टेम्पररी डिफरेंस। क्लियर? तो सिंपल अगर हम चेक करें तो हमारा डेफर्ड टैक्स असेट कितना बन जाएगा, डेफर्ड टैक्स असेट इज इक्वल टू, कैन आई से 800 माइनस 650, आपका 150 का टेम्पररी डिफरेंस है एंड 150 का 30%, फ्रेंड्स आपको 45 रुपीज़ का डेफर्ड टैक्स असेट क्रिएट करना पड़ेगा। क्लियर है? परफेक्ट, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इंडेस 36 एंड इंडेस 12 दोनों का कंबाइंड क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया था। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें क्वेश्चन नंबर 16 के बाद, हाँ, क्वेश्चन नंबर 21 चेक कर ले। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ एन असेट फाइंड आउट ए इम्पेयरमेंट लॉस इट्स एंड इट्स ट्रीटमेंट, बी करंट ईयर डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंड। कॉस्ट ऑफ द असेट बोला है आपको 56 लाख, यूजफुल लाइफ बोला है 10 साल। फ्रेंड्स अगर याद है सेम क्वेश्चन एक बार ऊपर भी आया था पर मैं आज आपको फिर से करवा रहा हूं। सैल्वेज वैल्यू बोला है नील, कैरिंग वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर बोला है 27.3 लाख, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ बोला है 3 साल, रिकवरेबल अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर बोला है 12 लाख एंड अपवर्ड रिवोल्यूशन डन इन द लास्ट ईयर बोला है कितना, बोला है 14 लाख। क्लियर? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैंने ऊपर भी ये करवाया था, फिर से करवा दूं। क्वेश्चन नंबर 21 अगर हम चेक करें, कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यहां से स्टार्ट करो। अगर मैं चेक करूं कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इम्पेयरमेंट लॉस, तो कैन आई से इम्पेयरमेंट लॉस इज नथिंग बट कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट। इफ यू चेक व्हाट इज योर कैरिंग अमाउंट, तो कहना से आपको बोला है कैरिंग अमाउंट बोला है 27.3 लाख्स, आपको रिकवरेबल अमाउंट बोला है कितने रुपीस, बोला है 12 लाख्स। तो सिंपल बोलो मेरा आंसर इम्पेयरमेंट लॉस का कितना आएगा, 15.3 लाख्स। ये सब कुछ जो हम इम्पेयरमेंट कर रहे हैं ना वो 7th ईयर के एंड में कर रहे हैं। क्वेश्चन में आपको ये बोला है रिवोल्यूशन डन इन द लास्ट ईयर, मतलब कहना से फ्रेंड्स आपने जो रिवोल्यूशन किया होगा वो 6th ईयर के एंड पे किया होगा। मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि आप एक्सेस डेप्री को एडजस्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। जो भी कर रहे हो आपके लिए अकाउंटिंग पॉलिसी हो गई। तो मैं यहाँ पे 2 ऑप्शन में आंसर लिखूंगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूं ऑप्शन 1, इफ एन एंटिटी is not adjusting excess depreciation against रिवोल्यूशन रिजर्व, अगर आप एक्सेस डेप्री को एडजस्ट नहीं करते हो तो आपका आंसर कैसे होगा। तो सिंपल बोलूं फ्रेंड्स, आपका इम्पेयरमेंट लॉस था 15.3 लाख रुपीस का एंड वो 15.3 लाख रुपीस को मैं एडजस्ट करूंगा, थोड़ा एडजस्ट करूंगा रिवोल्यूशन रिजर्व में से। एंड अगर आप एक्सेस डेप्री एडजस्ट नहीं करते हो तो कहने से आपके पास रिवोल्यूशन रिजर्व का बैलेंस भी आज कितना पड़ा होगा, 14 लाख, एंड रिमेनिंग एडजस्ट कर दोगे पीएनएल में से, एंड पीएनएल में से कितना एडजस्ट करोगे, 1.3 लाख। क्लियर? अच्छा, ऑप्शन 2 भी बन सकता है कि अगर मैं एक्सेस डेप्री को एडजस्ट कर रहा हूं तो यहां पे लिखो ऑप्शन 2, इफ एन एंटिटी is adjusting excess depreciation against revaluation reserve। अगर मैं एक्सेस डेप्री को अगर मैं रिवोल्यूशन रिजर्व के सामने एडजस्ट करूं तो मेरी हालत क्या होगी, देखते रहना। यहां पे मैं लिख रहा हूं कैन आई से मेरा इम्पेयरमेंट लॉस जो था वो 15.3 लाख का था। वो 15.3 लाख का जो भी इम्पेयरमेंट है वो सबसे पहले उसमें से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। एंड वो कहाँ से एडजस्ट करोगे, रिवोल्यूशन रिजर्व में। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रिवोल्यूशन रिजर्व। पर फ्रेंड्स अमाउंट एकदम ध्यान से, हाँ, रिवोल्यूशन रिजर्व में से कितना जाएगा समझाओ। एट द एंड ऑफ द 6th ईयर आपका 14 का बैलेंस था रिवोल्यूशन का। वो 14 का बैलेंस अगर 4 साल में खाली करो
तो कहने से आपने 6th ईयर के मतलब 7th ईयर के एंड तक आपने एक 14 डिवाइडेड बाय 4 3.5 रुपीज एडजस्ट किया होगा। तो आज आपके पास रिवोल्यूशन का रिजर्व का बैलेंस कितना होगा 10.5 एंड रिमेनिंग फ्रेंड्स आप एडजस्ट करोगे वो पीएनएल में से चला जाएगा एंड पीएनएल में से कितना चला जाएगा 4.8। क्लियर, परफेक्ट। आपको दोनों के हिसाब से आंसर लिखना पड़ेगा। ऊपर ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ऊपर जब करवाया था तभी भी मैंने आपको ये दोनों आंसर लिखवाए थे। अच्छा, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24। एकदम ध्यान से पढ़ना, थोड़ा आपके लिए यहाँ पे कुछ नया है। ऑन 31st March 2011 XYZ Limited make following estimate of cash flow for one of its asset located in USA। ईयर दे दिया है एंड कैश फ्लो दे दिया है 2011, 12, 12, 13 एंड 13, 14, $80, $100 and $20। Following information has been provided. Applicable discount rate in India 15% and in USA 10%. Exchange rates are as follow. As on 31st March 11, $1 is equal to rupees 45. 31st March 12, $1 is equal to rupees 48. 31st March 13, $1 is equal to rupees 51 and 31st March 14, $1 is equal to rupees 55. कैलकुलेट वैल्यू न्यूज। फ्रेंड्स ये कौन सा टॉपिक को बताएं? वैल्यू न्यूज डिटरमाइन करने के लिए आपको ये चेक करने का आपका कैश फ्लो इंडियन करेंसी में ही है कि आपका कैश फ्लो फॉरेन करेंसी में है। अगर आपका कहने से कैश फ्लो फॉरेन करेंसी में है तो फ्रेंड्स आप इंडिया का डिस्काउंट रेट नहीं लोगे, आप जो डिस्काउंट रेट लोगे वो कहने से यूएस का ही लोगे एंड जो भी आंसर आएगा उसको 31st March 11 के क्लोजिंग रेट से आपको क्या कर देना पड़ेगा, डिस्काउंट कर देना पड़ेगा। क्लियर? तो अगर मैं यहाँ पे इसको स्टार्ट करूँ, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन 24 एंड यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू इन यूज। तो फ्रेंड्स क्या करोगे, एक 3 कॉलम का टेबल बनाओ मेरे साथ, 3 नहीं 4 कॉलम का बनाना। एंड उसके ऊपर टाइटल लगा दो, दैट इज समथिंग बट ईयर, कैश फ्लो, डिस्काउंटिंग फैक्टर एंड डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट ऑफ 10% एंड फाइनली योर प्रेजेंट वैल्यू। क्लियर? चलो चेक करें, दैट इज समथिंग बट ईयर कौन कौन से दिए, 11, 12, 12, 13 एंड 13, 14 आपको 3 साल दे दिए। यहाँ पे लिख रहा हूँ 2011, 12, 2012, 13 एंड 2013, 14 एंड चेक करो, आपको कहना है कैश फ्लो भी दे दिया है। कैश फ्लो आपको कितना दिया है, 80, 100 एंड 20, सब कुछ इन डॉलर है। तो $80, $100 एंड $20। फोकस करना, आपके पास दो यहाँ पे डिस्काउंटिंग फैक्टर है, एक इंडिया का 15% है, यूएस का 10% है। ऑब्वियसली आपका जो भी कैश फ्लो था डॉलर में था एंड अगर आपका कैश फ्लो डॉलर में है तो आपको इंडिया का डिस्काउंटिंग रेट नहीं लेना चाहिए, आपको यूएस का ही लेना चाहिए। एंड यूएस का कितना था, 10%। तो फ्रेंड्स 10% के हिसाब से हम डिस्काउंटिंग फैक्टर लिखे। तो कहना है फ्रेंड्स फर्स्ट ईयर का मेरा डिस्काउंटिंग फैक्टर होगा 0.909, सेकंड क्या होगा 0.826 एंड थर्ड का होगा दैट इज समथिंग बट 0.751। मल्टीप्लाई करो, 80 इंटू 0.909 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा दैट इज समथिंग बट डॉलर में ही मिलेगा 72.72। 100 इंटू 0.826 करोगे तो आपका आंसर होगा $82.6 एंड 20 इंटू 0.751 करोगे तो आपका आंसर होगा $15.02 एंड इफ यू चेक योर प्रेजेंट वैल्यू भी आपको डॉलर में ही मिला। कितना मिला, 170.34 मिलेगा। क्लियर? सेकंड चीज आपको तो कहना है उसको रुपीस में कन्वर्ट करना है, तो सो वैल्यू इन यूज एज ऑन 31st March 2011 इज इक्वल टू $170.34। क्वेश्चन में जो आपको 31st March 12, 13, 14 वो जो सब कुछ रेट दिया है ना वो फुल मतलब फुल टाइम पास है। क्यों?
जब आप 31 मार्च 11 को खड़े हो तो आपको थोड़ी पता होगा कि 31 मार्च 12, 13 एंड 14 को क्या रेट होगा, मतलब 11 का ही रेट आपको कंसिडर करना है। एंड 31 मार्च 11 का रेट चेक करो तो आपको कितना दिया है, ₹45। एंड अगर 170.34 को अगर फ्रेंड्स आप 45 के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको वैल्यू इन यूज़ रुपीज़ में मिल गया 7665.3। दिस इज नथिंग बट योर वैल्यू इन यूज एंड आपका आंसर खत्म है। क्लियर? बस आपको इतना पता चलना चाहिए, इंडिया का डिस्काउंटिंग रेट नहीं लेना है आपको, जो भी डिस्काउंटिंग रेट लेना पड़ेगा वो कौन सा लेना पड़ेगा, ऑब्वियसली तो आपको यूएस का ही लेना पड़ेगा। क्लियर? अगर मैं कंटिन्यू करूं नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर हम चेक करते हैं 25। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्वेश्चन नंबर 25 को रीड करो। कैश फ्लो ऑफ ₹1000 मे बी रिसीव्ड इन 1 year, 2 years or 3 years with probabilities of 10%, 60% and 30% respectively. Calculate expected cash flow assuming discount rate of 5%, 5.25% and 5.5% in the year 1, 2 and 3 respectively. पहले तो क्वेश्चन समझना सीखो। तीनों 3 साल में आपको 1000, 1000, 1000 नहीं मिलने वाला है। आपको जो मिलने वाले इट मे बी पॉसिबल फर्स्ट ईयर में मिले, फर्स्ट ईयर में मिल जाए उसकी प्रोबेबिलिटी 10% दिया है, सेकेंड ईयर में मिले उसकी प्रोबेबिलिटी 60% एंड थर्ड ईयर में मिले उसकी प्रोबेबिलिटी 30% है। डिस्काउंटिंग रेट चेंज हो रहा है तो बहुत लोग ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं। फर्स्ट ईयर क्या करेंगे पता है, 1/1.05, वो तो ऑब्वियसली वही होने वाला है। सेकेंड ईयर में आप लोग क्या मिस्टेक करके आते हो पता है, फर्स्ट ईयर का जो आंसर है वो एंड इनटू क्या करते हो, 1/1.0525। आंसर इज नो। वो कब काम का है, अगर फर्स्ट ईयर में कैश फ्लो मिले एंड उसका डिस्काउंटिंग रेट 5% है, उसके बाद सेकेंड ईयर में भी मिले एंड उसका डिस्काउंटिंग रेट 5.25 है। यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे कोई भी एक ही साल मिलेगा। तो जब सेकेंड ईयर करो तो आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर के साथ कोई लेना देना है ही नहीं, डायरेक्टली 1/1.0525 स्क्वायर ही कर देना है। बाकी फर्स्ट ईयर के आंसर के साथ आपको कोई लेना देना नहीं है। आप कब सही होते हैं, अगर तीनों 3 साल में 1000 मिलता तो आप सही होते, पर यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे से तीनों में से कोई एक ही साल में मिलेगा, वैसा आपको बोला है। क्लियर? तो मैं क्वेश्चन नंबर 25 कर रहा हूं फ्रेंड्स, टाइटल लगाओ क्वेश्चन 25 एंड क्वेश्चन नंबर 25 में आप उसमें लिखो कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू इन यूज एंड यू नो वेरी वेल कि वैल्यू इन यूज इज नथिंग बट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। फ्रेंड्स मेरे साथ आप 6 कॉलम का टेबल बनाओगे। कितने कॉलम? 6 कॉलम। 4 इसमें नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको 6 का बनाना पड़ेगा। क्लियर? चलो वहां पे लिखना ईयर कैश फ्लो प्रोबेबिलिटी प्रोबेबल कैश फ्लो डिस्काउंटिंग फैक्टर एंड फाइनली आप क्या ले लोगे, दैट इज नथिंग बट प्रेजेंट वैल्यू। क्लियर? 3 साल बोला है आपको, ईयर 1, 2 एंड 3। तीनों साल में 1000 फर्स्ट ईयर में भी मिल सकता है, सेकेंड ईयर में भी मिल सकता है, थर्ड ईयर में भी मिल सकता है। फर्स्ट ईयर मिलेगे उसकी प्रोबेबिलिटी आपको बोला है 10%, दूसरे साल मिलेगा उसका प्रोबेबिलिटी बोला है 60%, थर्ड ईयर मिलेगा उसका प्रोबेबिलिटी बोला है 30%। प्रोबेबल कैश फ्लो चेक करो, 1000 का 10% तो कहना है आपका प्रोबेबल कैश फ्लो 100 होगा, 1000 का 60% कहने से आपका यहाँ पे 600 होगा और यहाँ पे आपका कितना होने वाला है, तो क्या 300 होने वाला है। अगर मैं डिस्काउंटिंग फैक्टर चेक करूँ तो कहना है फर्स्ट ईयर में आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर बोला है 5%, एंड अगर आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर अगर 5% बोला है तो आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर कैसे निकालना चाहिए, तो आप करोगे 1/1.05।
एंड अगर ये आप कर दोगे कैलसी में, चेक करो आपका कैलसी आंसर क्या दे रहा है, 1/1.05। फ्रेंड्स 4 डिजिट तक लेना तो आपका आंसर आएगा 0.9524। क्लियर। सेकेंड ईयर में मिस्टेक मत करना, 0.9524 डिवाइडेड बाय 1.0525 नहीं करना है। रिपीट कर रहा हूं, आप जो बोल रहे हो वो कब सही होगा, अगर तीनों 3 साल में कैश फ्लो मिलता तो सिंपल बोलता कि अगर पहले साल में डिस्काउंटिंग फैक्टर 5% होता, दूसरे में 5.25 होता। यहां पे ऐसा नहीं करना है। सेकेंड ईयर में जब करोगे तब आप क्या करोगे, 1/1.0525 का स्क्वायर कर दोगे। क्लियर। कैलसी में लो 1/1.0525, तो सिंपल आपका आंसर आएगा वहां पे 0.9027। तो वहां पे लिखो 0.9027। एंड थर्ड में आपको क्या करना है, तो 1/1.055 का क्यूब कर दोगे। क्लियर। तो 1/1.055, तो आपका आंसर वहां पे आएगा 0.8516। वहां पे लिख दो 0.8516। एंड अगर मल्टीप्लाई करें 100 इंटू 0.9524, तो फ्रेंड्स आपका आंसर वहां पे होगा 95.24। नेक्स्ट अगर चेक करें 600 इंटू 0.9027, तो वहां पे आपका आंसर होगा 541.62। एंड नेक्स्ट अगर चेक करें 300 इंटू 0.8516, सिंपल आपका आंसर होगा 255.48। एंड अगर हम मल्टीप्लाई करके टोटल करके चेक करें तो आपका आंसर होगा 892.34। मतलब एज पर माई प्रोबेबिलिटी 1000 कभी भी मिल सकता है। एंड उसको अगर डिस्काउंटिंग करके आज की अगर उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूं तो मुझे आज वैल्यू इन यूज कितना लग रहा है, 892.34 लग रहा है। डन। चलो आगे जाए। 26 क्वेश्चन अभी नहीं कर सकते, एडवांस्ड होमवर्क हम एक बार चेक कर ले। ओके, एडवांस्ड होमवर्क में हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। PQR लिमिटेड इज अ कंपनी which has performed well in past, but one of its major asset, an item of equipment, suffered a significant and unexpected deterioration in performance. Management expect to use the machine for a further 4 years after 31st March 2016, but at a reduced level. The equipment will be scrapped after 4 years. Financial accounts for PQR Limited has produced a set of cash flow projection for the equipment for the next 4 years, ranging from optimistic to pessimistic. CFO thought that projection were too conservative and he intended to use the highest figure each year. These were as follow: 31st March 17, 18, 19 and 20, 2,76,000, 1,92,000, 1,20,000 and 1,14,000 आपको दे दिया है। Above cash flow should be assumed to occur on the last day of each financial year. अगर ये ना दे तो भी हमारा कॉमन नॉर्मल assumption रहता है। Pre-tax discount rate is 9%. Machine could have been sold at 31st March 2016 for rupees 6 lakh, मतलब आपको fair value less cost to sell दिया है। And the related selling expense in this regard could have been rupees 96,000. The machine had been revalued previously on 31st March 16. An amount of rupees 36,000 was held in revaluation surplus in respect of this asset. Carrying amount of the asset at 31st March 16 was rupees 6,60,000. Indian government has indicated that it may compensate the company for any loss in the value of the asset up to its recoverable amount. Calculate impairment loss if any, and the revised depreciation of the asset. Also suggest how impairment loss if any would be set off and how compensation from the government is to be accounted from. फ्रेंड्स बहुत सिंपल क्वेश्चन है पर थोड़ा लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट दिया है। मैं यहाँ पे टाइटल लगा रहा हूँ। हम क्या कर रहे हैं, तो हम एडवांस्ड होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। एंड अगर वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में मैं अगर लिखूँ तो आपका क्या होगा, सबसे पहले चेक करो आपको कैन से कैरिंग अमाउंट दे के रखा है। कैरिंग अमाउंट एज ऑन
31 मार्च अगर 16 चेक करो तो आपका क्वेश्चन में आपको यहाँ पे कैरिंग अमाउंट दे के रखा था, कितना था 6,60,000। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैरिंग अमाउंट मेरा था 6,60,000। क्लियर। दूसरा चेक करें तो कहने से आपका फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एज ऑन 31 मार्च 16। चेक करो आप असेट को बेचोगे तो कितने रुपए मिलने वाला है, तो आपको बोला 6 लाख रुपीस मिलने वाला है, पर बेचने के लिए आपका 96,000 का खर्चा होने वाला है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ माई फेयर वैल्यू इज 6 लाख, लेस अगर करूँ कॉस्ट टू सेल तो वो कितना होने वाला है 96,000। तो कहना है अगर 31 मार्च 16 को चेक करें तो सिंपल वो हमारा क्या होगा 5,04,000 हो जाएगा। अब हमको करना पड़ेगा तीसरा, दैट इज नथिंग बट वैल्यू इन यूज का कैलकुलेशन। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू इन यूज एज ऑन 31 मार्च 16। फ्रेंड्स उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 4 कॉलम का मेरे साथ एक टेबल बनाना पड़ेगा। एंड उसके ऊपर टाइटल लगा दो ईयर कैश फ्लो डिस्काउंटिंग फैक्टर एंड फाइनली यहां पे मैं लिख रहा हूं दैट इज नथिंग बट प्रेजेंट वैल्यू। क्लियर। चलो आपको कहना से 4 साल का डेटा दे दिया है, 31 मार्च 17, 18, 19 एंड 20। तो पहले डेट लिख दे हम 31 मार्च 17, 31 मार्च 18, 31 मार्च 19 एंड 31 मार्च 20। क्लियर। अगर उसका कैश फ्लो का डेटा चेक करो तो आपको कैश फ्लो ऐसा दिया है 2,76,000, 1,92,000। यहाँ पे कैश फ्लो में लिख रहा हूँ 2,76,000, 1,92,000। नेक्स्ट अगर चेक करो तो 1,20,000 एंड 1,14,000। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1,20,000 एंड 1,14,000। पर इसका टोटल बोटल काम नहीं है। अब क्वेश्चन में मुझे ये देखना पड़ेगा कि व्हाट इज द डिस्काउंटिंग फैक्टर। तो क्वेश्चन में आपका प्री टैक्स डिस्काउंट रेट आपको ऑलरेडी दे दिया है 9%। फ्रेंड्स 4 डिजिट तक लेते हैं, 1 डिवाइड बाय 1.09 करो तो कहने से आपका आंसर आएगा 0.9174। यहाँ पे चेक करोगे तो कहने से आपका आंसर आएगा 0.8417। नेक्स्ट चेक करोगे तो कहने से आपका आंसर आएगा 0.7722 एंड नेक्स्ट अगर चेक करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.7084। मल्टीप्लाई करो 2,76,000 इंटू 0.9174 करोगे तो फ्रेंड्स आपका आंसर आएगा 2,53,202। नेक्स्ट अगर चेक करोगे तो 1,92,000 इंटू 0.8417 करोगे तो आपका आंसर आएगा 1,61,606। नेक्स्ट अगर चेक करोगे तो 1,20,000 इंटू 0.7722 करोगे तो आपका आंसर आएगा 92,664 एंड द लास्ट चेक करोगे 1,14,000 इंटू 0.7084 करोगे तो आपका आंसर आएगा 80,758। एंड अगर मैं इसका टोटल चेक करूँ तो फ्रेंड्स आपका यहाँ पे टोटल आने वाला है 5,88,230 का आपका टोटल आएगा। क्लियर। 588,230। अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, तो कहने से फ्रेंड्स मुझे रिकवरेबल अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो यस यहाँ पे लिख दूं रिकवरेबल अमाउंट एज ऑन 31 मार्च 16। एंड आपको पता है कि आपको रिकवरेबल अमाउंट के लिए 2 चीज चाहिए। पहला चाहिए दैट इज नथिंग बट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल चाहिए। एंड ऊपर मैंने ऑलरेडी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कैलकुलेट करके रखा था एंड वो आपका फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितना आया था 5,04,000 आया था। एंड यहाँ पे चेक करूँ दूसरा मुझे चाहिए तो वैल्यू इन यूज चाहिए एंड वैल्यू इन यूज का आंसर कितना था 5,88,230। अगर मैं यहाँ पे विच एवर इज हायर करूँ तो कहने से फ्रेंड्स आपका आंसर आएगा 5,88,230।
इम्पेयरमेंट लॉस तो तभी आएगा जब असेट की कैरिंग अमाउंट उसकी रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा है। चेक करो व्हाट इज योर कैरिंग अमाउंट। तो कहने से आपने ऊपर चेक किया था, आपका कैरिंग अमाउंट यहाँ पे 6,60,000 था, तो 100% आपका इम्पेयरमेंट लॉस आएगा। तो यहाँ पे लिख रहा हूं इम्पेयरमेंट लॉस इज इक्वल टू कैरिंग अमाउंट minus recoverable amount. Your carrying amount is a 6,60,000, but your recoverable amount is a 5,88,230. तो फ्रेंड्स आपका चेक करो 6,60,000 माइनस 5,88,230, आपका इम्पेयरमेंट लॉस आने वाला है 71,770 का। एंड आपको ये भी पता है इम्पेयरमेंट लॉस होने के बाद अब जो भी डेप्रिसिएशन करोगे वो ऑलवेज प्रोस्पेक्टिवली करोगे, तो आपको वो भी पूछा है डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कौन से साल का करोगे, तो कि 2016-17 का करोगे तो कैसे होगा फ्रेंड्स, 5,88,230 का जो असेट बचा, 10 में से 6 साल चले गए थे, आपको रिमेनिंग यूजफुल लाइफ जस्ट कितना बोला है, 4 साल ही बोला है। तो 5,88,230 डिवाइडेड बाय अगर मैं फ्रेंड्स 4 करूँ तो आपका आंसर आएगा 1,47,058। तो इसका आंसर भी लिख दूँ 1,47,058। एंड आपको ये भी पूछा है कि गवर्नमेंट के पास से अगर उसका कंपेंसेशन मिले तो उसका क्या करोगे, वो आपका थियोरेटिकली है, अंदर आंसर आपको दिया ही है, मैं आपको बता दूं। क्लियर? हाँ, ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट कंपेंसेशन फ्रेंड्स में ये पढ़ रहा हूँ, ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट कंपेंसेशन, आंसर शांति से सुनना। एनी कंपेंसेशन बाय द गवर्नमेंट वुड बी अकाउंटेड फॉर एज सच व्हेन इट बिकम्स रिसीवेबल, जब मिलने का श्योरिटी है तभी रिकॉर्ड करने का। एट दिस टाइम गवर्नमेंट हैज ओनली स्टेटेड दैट इट मे reimburse the company and therefore credit should not be taken for any potential government receipt। अभी वो कंफर्म नहीं हुआ है तो आपको करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये 71 जो 770 था ना, उसके कहने से फ्रेंड्स 2 पार्ट हो जाएंगे, ये बोलना मैं भूल गया। कौन से 2 पार्ट? थोड़ा चला जाएगा रिवोल्यूशन रिजर्व में एंड थोड़ा चला जाएगा कहाँ पे, पीएनएल में। रिवोल्यूशन रिजर्व का बैलेंस आपको बोला था कितना, 36,000, तो सिंपल 71,770 में से 36,000 अगर निकाल दो तो आपका पीएनएल में कितना चला जाएगा, तो आपका पीएनएल में चला जाएगा 35,770 का। परफेक्ट है। अब कहना से 1-2 क्वेश्चन थियरी के भी कर दे फ्रेंड्स, ऊपर आओ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे। हाँ, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर हम 10 कर रहे हैं एंड मैं उसको टिक भी लगा दूं तो पता चले क्वेश्चन नंबर 10 हमारा हो गया। क्लियर? बिग पब्लिशर्स लिमिटेड owns 300 magazine title, of which 140 were purchased and 160 were self-created. The price paid for a purchased magazine title is recognized as an intangible asset. The cost of creating magazine titles and the maintaining the existing titles are recognized as an expense when incurred. Cash flow from the direct sales and advertising are identified for each magazine title. Titles are managed by the customer segment. The level of advertising income for a title depends on the range of titles in the customer segment to which the title relates. Management has a policy to abandon the old titles before the end of their economic lives and replace them immediately with the new title for the same customer segment. Company treats, underline करना, the company treats all magazine title as a one cash generating unit for impairment testing. Comment whether this treatment is correct in line with the provisions of Ind AS 36. फ्रेंड्स, कैश जनरेटिंग यूनिट के लिए मैंने आपको इतना बोला था, आपका प्रोडक्ट क्या आपका सर्विस मार्केटेबल के सेलेबल होना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला है कि आपका हर एक, ये लाइन भी अंडरलाइन करना चाहिए आपको, कैश फ्लोज फ्रॉम द ये लाइन अंडरलाइन करो, कैश फ्लोज फ्रॉम द डायरेक्ट सेल्स एंड एडवर्टाइजिंग आर आइडेंटिफाइबल फॉर ईच मैगजीन टाइटल। मतलब एवरी मैगजीन टाइटल आपको
कैश फ्लो जनरेट करने के लिए कैपेबल है तो मुझे बोलने दो, यहाँ पे आपके लिए एक कैश जनरेटिंग यूनिट नहीं होगा, आपके लिए टोटल 300 कैश जनरेटिंग यूनिट होगा, बिकॉज एवरी टाइटल ऑफ द मैगजीन इज एलिजिबल, मतलब उसमें कैपेसिटी है कैश फ्लो जनरेट करने के लिए, तो आपके पास टोटल अलग अलग 300 सीजीयू बनने वाले हैं। आंसर में पढ़ू, द कंटेंशन ऑफ द बिग पब्लिशर लिमिटेड इज नॉट एक्सेप्टेबल, मतलब पहला आपको यहां से आंसर क्लियर हो जाना चाहिए, वो जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है। अ कैश जनरेटिंग यूनिट इज द स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाइबल ग्रुप ऑफ असेट दैट जनरेट्स कैश इनफ्लोज फ्रॉम कंटिन्यूइंग यूज that are largely independent of the cash inflows from other asset or a group of asset. It is likely that recoverable amount of an individual magazine title can be assessed even though the level of advertising income for a title is influenced to a certain extent by the other titles in the customer segment. Cash inflows from the direct sales and advertising are identifiable for each title. In addition, although titles are managed by the customer segment, decision to abandon titles are made on an individual title basis. Therefore, it is likely that individual magazine titles generate cash inflows that are largely independent one from another, and that each magazine title is a separate cash generating unit. Therefore, the decision of the big publisher limited to treat all magazine title as a one cash generating unit is wrong. In this case, each individual magazine title generate cash flows and the same is independent from another magazine. Hence, each individual magazine is a separate cash generating unit. Underline कर देना चाहिए. Clear? Besides, as per Ind AS 36, an impairment loss should be recognized for a cash generating unit if and only if its recoverable amount is less than its carrying amount. The impairment loss should be allocated to reduce the carrying amount of the assets on the unit in the following order. First to goodwill, ये सिखाऊंगा मैं आपको, क्लियर, अभी उसको काम का नहीं है। बस तो फ्रेंड्स आज यहाँ तक ही रखते हैं, प्रयास लेक्चर के एंड से पहले मैं आपको एक बार अभी तक का सब कुछ रिवाइज करवा दूँ। फ्रेंड्स, इंड AS 36 नाम था इम्पेयरमेंट ऑफ असेट। व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ इम्पेयरमेंट? तो इम्पेयरमेंट इज नथिंग बट डिक्रीजिंग इन द वैल्यू ऑफ असेट। इम्पेयरमेंट लॉस की फॉर्मूला क्या थी? तो इम्पेयरमेंट लॉस की फॉर्मूला थी कैरिंग अमाउंट माइनस द रिकवरेबल अमाउंट। इंड AS 36 बहुत सारी जगह पे एप्लीकेबल नहीं था। इन्वेंट्रीज है वहां पे इंड AS 2 एप्लीकेबल था, डेफर्ड टैक्स असेट है वहां पे इंड AS 12 एप्लीकेबल था, प्लान असेट है वहां पे इंड AS 19 एप्लीकेबल होता था, बायोलॉजिकल असेट विच आर मेजर एट अ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल तो वहां पे इंड AS 41 एप्लीकेबल होता था, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है तो 104 एप्लीकेबल होता था, अगर आपका नॉन करंट असेट हेल्ड फॉर सेल है तो वहां पे 105 एप्लीकेबल होता था, फाइनेंशियल असेट है तो 109 एप्लीकेबल होता था, एंड अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है तो 115 एप्लीकेबल होता था। यहाँ जगह पे आपको इंड AS 36 अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इम्पेयरमेंट लॉस की फॉर्मूला थी कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट, एंड कैरिंग अमाउंट मतलब व्हाट? हिस्टोरिकल कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन माइनस अगर आपने इम्पेयरमेंट लॉस पहले रिकॉर्ड किया है तो वो। रिकवरेबल अमाउंट हम दो चीज से लेते थे, एक लेते थे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एंड दूसरा लेते थे वैल्यू इन यूज विच एवर इज हायर। फेयर वैल्यू आपको 3 जगह से मिलता था। कौन सी 3 जगह? एक अगर आपका किसी के साथ बाइंडिंग अग्रीमेंट है, दूसरा करंट एक्टिव मार्केट प्राइस है, एंड तीसरा मैंने कोई इंफॉर्मेशन को कंसीडर करके वहां पे एक्सपर्ट का ओपिनियन, मैनेजमेंट का एस्टिमेट भी आप कंसीडर कर सकते हो। वैल्यू इन यूज इज नथिंग बट अगर असेट को यूज करोगे तो वो कहना से आपको कैश फ्लो जनरेट करके देगा, वो कैश फ्लो फ्यूचर में जनरेट करके देगा, आपको उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, तो इट इज नथिंग बट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो। कैश फ्लो एस्टिमेट करने के लिए मैंने पहले बोला था, पहले 5 साल का ग्रोथ रेट करंट ईयर के बिजनेस ग्रोथ रेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 5 से ज्यादा लेना है तो वो करंट ईयर के इंडस्ट्री ग्रोथ रेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो आप डिस्काउंटिंग करोगे वो प्री टैक्स डिस्काउंट रेट से करोगे, एंड अगर आपका कोई भी कैश फ्लो अगर आपका फॉरेन करेंसी में है तो इंडिया का डिस्काउंट रेट नहीं लेगा, वो कंट्री का डिस्काउंट रेट लेके आपको क्लोजिंग रेट से कन्वर्ट करना पड़ेगा। नॉर्मली इम्पेयरमेंट लॉसेस डेबिटेड टू P&L, बट अगर आपके पास रिवैल्यूएशन रिजर्व का बैलेंस पड़ा है तो उसके सामने भी आप सेट ऑफ कर सकते हो। इम्पेयरमेंट लॉस का गवर्नमेंट कभी भी मुझे डिडक्शन देने वाला नहीं है, इसीलिए वो मेरे लिए टेम्पररी डिफरेंस था, एंड वहां पे आपको डेफर्ड टैक्स असेट क्रिएट करना पड़ेगा। इम्पेयरमेंट हम इंडिविजुअल असेट का कभी भी नहीं करेंगे,
हम ऑलवेज जो करेंगे वो कैश जनरेटिंग यूनिट का करेंगे। इट इज नथिंग बट अ स्मॉल स्मॉल कॉम्बिनेशन ऑफ एन असेट। सिंपल रूल याद कर दो, सीजीयू के लिए रूल सिंपल है, आपका प्रोडक्ट के सर्विस मार्केटेबल के सेलेबल होना चाहिए, उसको सेल करते हो कि नहीं करते हो उनसे कोई लेना देना नहीं है। आपके पास जस्ट टोटल इंपेयरमेंट पता है, हर एक असेट के कैरिंग अमाउंट के रेशियो में अलोकेट कर दो। आपके पास टोटल इंपेयरमेंट भी पता है, इंडिविजुअल असेट का भी इंपेयरमेंट पता है। सबसे पहले इंडिविजुअल असेट में इंपेयर करोगे, उसके बाद का जो भी इंपेयरमेंट बचे वो हर एक असेट के कैरिंग अमाउंट के रेशियो में अलोकेट कर दोगे। आपके पास इंडिविजुअल असेट में इंपेयरमेंट है, पर वो असेट जिस सीजीयू का पार्ट है, अगर वहां पे कोई इंपेयरमेंट नहीं है तो आपको इंपेयरमेंट रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। इंपेयरमेंट रोज नहीं करना है, कुछ इंडिकेटर्स दिखे तो ही करना है। एंड उसमें मैंने आपको एक्सटर्नल इंडिकेटर्स सिखाए थे, 4 एक्सटर्नल इंडिकेटर्स थे। मार्केट प्राइस ऑफ द असेट डिक्रीज हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो गया, सब कुछ मेरी अगेंस्ट में चल रहा है, एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू का रेशियो लेस देन 1 है। इंटरनल इंडिकेटर्स 2 ही थे, असेट का फिजिकल डैमेज हो गया, एंड असेट का पुअर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है। हर एक के बीच में और था, कोई भी एक कंडीशन भी अगर आपका फुलफिल हो रहा है तो आपको वैल्यू न्यूज का कैलकुलेशन स्टार्ट करना पड़ेगा, एंड इट मे बी पॉसिबल आपका इंपेयरमेंट हो सकता है। अब इवन उसके अलावा मैं बोल दूं 3 चीज, कोई भी इंटेंजिबल असेट जिसकी लाइफ इंडेफिनिट है, कोई भी इंटेंजिबल असेट जो नॉट अवेलेबल फॉर सेल है, एंड कोई भी इंटेंजिबल असेट जो आपने बिजनेस कॉम्बिनेशन के टाइम अक्वायर किया था उसका एटलीस्ट एन्युअली आपको इंपेयरमेंट का टेस्टिंग करना पड़ेगा। क्लियर? बस फ्रेंड्स, आज यहां तक ही करवाएं, कल का लेक्चर गलती से भी मिस मत करना। हम एक बहुत डिफिकल्ट टॉपिक बॉटम अप एंड टॉप डाउन अप्रोच करने वाले। क्लियर? थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।